तो बिफोर 1991 हमारे कंट्री में जो पॉलिसी थी वो थी लाइसेंसिंग, परमिट एंड कोटा, राइट, एल पी एंड क्यू। लाइसेंसिंग का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, अगर कोई भी न्यू फर्म्स इंडस्ट्री में आना चाहता है तो पहले आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, और गवर्नमेंट बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स को जल्दी से लाइसेंस देती नहीं थी, जिसके वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। परमिट का मतलब होता है कि अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिट लेनी पड़ती थी, वो भी आपको इजीली नहीं मिलता था। एंड कोटा का मतलब यहाँ पर है कि जब आप फॉरेन से इंपोर्ट करते थे तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, कोटा लगा दिया था। कोटा मीन्स क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, मात्रात्मक प्रतिबंध, मतलब आप एक फिक्स अमाउंट में ही कमोडिटी को इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। नो डाउट गवर्नमेंट ने ये जो तीनों पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ही किया था। अगर लाइसेंसिंग के रियल कहानी बताऊं तो जो स्मॉल फर्म्स थे, छोटे छोटे फर्म्स थे, तो गवर्नमेंट उसके लिए लाइसेंस काफ़ी इजीली उनको दे देते थे, उनको परेशानी नहीं होती थी, परेशानी होती थी बिग फर्म्स को। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली क्या है कि बट ये पॉलिसी जो है LPQ, ये फर्म के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, फर्म के एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। इस पॉलिसी के वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी की जो हालत है वो बहुत बुरी हो गई थी, ठीक है। तो 1991 में हमारे कंट्री के जो PM थे, प्राइम मिनिस्टर, वो थे PV नरसिम्हा राव, ठीक है, PV नरसिम्हा राव। और हमारे कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो इनके निगरानी में इंट्रोड्यूस हुआ LPG, जिसे हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। LPG को क्या बोला जाता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसीलिए इसके पहले वाला जो चैप्टर है ना, वहाँ पर आप पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 तक ही पढ़ते हैं, बिकॉज 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गया, इसीलिए हम उसको अलग चैप्टर में डिस्कस करते हैं, राइट। तो इनके निगरानी में इंट्रोड्यूस हुआ आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो दोनों FM फाइनेंस मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसा क्या स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्या चीज़ें उस समय हो गया था जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्या चीज़ें हो गई थी उस समय, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रीजंस फॉर NEP, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रीजन को डिस्कस करते हैं, LPG के रीजन्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर रीजन की बात करें तो सबसे पहले क्या था कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, जो सार्वजनिक उद्योग थे, उनका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी पुअर था। कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर बाकी इंडस्ट्रीज़ जो है वो लॉसेस को इनकर कर रहे थे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो चीज़ें बहुत बेकार हो जाएगा, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। दूसरा रीज़न था ह्यूज बर्डन ऑफ डेट मतलब होता है ऋण का अधिक भार। समझ में आ रही बात? एक्चुअली क्या था, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज किससे थे? गवर्नमेंट से। प्राइवेट सेक्टर्स का इतना ज़्यादा इन्फ्लो था नहीं, लोग अनएम्प्लॉयड थे उस समय, बेरोजगार लोग थे। आ रही बात समझ में? लोगों की इनकम इतनी नहीं थी कि वो टैक्सेबल इनकम हो पाए, तो गवर्नमेंट के पास जो रिवेन्यू आ रहा था वो काफ़ी कम आ रहा था। लेकिन इंडिया वाज उस समय तो अंडर डेवलप्ड
कंट्री थी, उनको विकास करना है, ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ करने के लिए भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रोड, रेलवे, इन सबको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो इनके लिए तो पैसे की ज़रूरत है ना। तो हमेशा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता था उनके रेवेन्यू से, जिसके वजह से लॉस होता था, और उस लॉस को रिकवर करने के लिए, लॉस को पे आउट करने के लिए गवर्नमेंट को बार बार क्या करना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था। इसीलिए उनके पास जो डेट का जो बर्डन है वो काफ़ी क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। तीसरा रीजन था आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई बढ़ती जा रही थी। समझ में आ रही बात, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो और महंगे होते जा रहे थे। तो भाई एक तो लोग अनएम्प्लॉयड है, ऊपर से महंगाई होगी तो कैसे अफोर्ड करेंगे, तो इकोनॉमी बेकार हो जाएगी। आज जो पाकिस्तान की है, ठीक है, पाकिस्तान का एक वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर एक बंदा जो है रोटी जो है 2 दिन का पहले का रोटी खा रहा है और वो किसी पानी के साथ खा रहा है रोटी को, ये हालत है उस बंदे की। तो सोचिए कैसी इकोनॉमी है पाकिस्तान की, ठीक है। उसके बाद फोर्थ था आपका डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट बीओपी मतलब भुगतान शेष में घाटा। सबसे पहले ये समझना है कि बीओपी क्या होता है। अगर हम बीओपी की बात करें तो जो रेसिडेंट है हमारे कंट्री का, जो रेसिडेंट है, रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था ना नेशनल इनकम में, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री में होता है, और जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट, इसके बीच में जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एफडीआई एट्सेट्रा, इसी के स्टेटमेंट को कहते हैं बीओपी। समझ में आ रही बात, इसी के स्टेटमेंट को क्या कहते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी हमारे पास। दूसरी कंट्री हमारे कंट्री में अगर एफडीआई करती है, इन्वेस्ट करती, तो भी पैसा आता है। दूसरे कंट्री वाले हमारे कंट्री में घूमने आते हैं फॉर टूरिज्म पर्पस, तो भी पैसा आता है। तो ओवरऑल क्या हो रहा था, इनफ्लो हो रहा था फॉरेन करेंसी का, और साथ साथ हम भी दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रहे थे, हम भी इंपोर्ट कर रहे थे, हम भी घूमने के लिए जा रहे थे। तो क्या हो रहा था, आउटफ्लो हो रहा था। बट प्रॉब्लम इज डैट आउटफ्लो वॉज मच हायर देन द इनफ्लो। फॉरेन करेंसी जा बहुत ज़्यादा रही थी और आ बहुत कम रही थी। तो बीओपी में क्या हो रहा था, डेफिसिट हो रहा था, लॉस हो रहा था। समझ में आ रहा है। अब क्या होता है, आपको मैंने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ाया था कि आरबीआई के पास रिजर्व होता है, ठीक है, आरबीआई के पास रिजर्व होता है जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। समझ में आ रही बात, जिसमें डॉलर, यूरो, पाउंड वो लोग बैकअप में रखते हैं टू इशू द न्यू करेंसी इन द इकोनॉमी, राइट, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपके पास इनफ्लो हुआ 700 CR का, ठीक है, और आपने उस कंट्री से ट्रेड कर लिया 900 CR का, तो आपके पास जब फॉरेन करेंसी 200 करोड़ आया, आप पेमेंट करना है 900 CR, तो बाकी 200 CR तो आपके पास है नहीं। तो आपके पास जो ये रिजर्व है, इस रिजर्व से पैसे निकाल करके 200 करोड़ को क्या कर रहे, पे आउट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपकी रिजर्व क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। तो गवर्नमेंट का, हमारे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना कम हो गया था, ओनली 2 वीक के इंपोर्ट करने के लिए पैसे बचे थे, बस 2 वीक। 2 वीक के बाद हमारे कंट्री के पास पैसा ही नहीं था कि वहाँ से वो इंपोर्ट कर पाए, ठीक है, बिल्कुल। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट जो रीजन था आपका वो था आपका फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। समझ में आ रही बात, ठीक है, क्लियर है। विदेशी करेंसी के भंडार में कमी। और 6 था इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब इकोनॉमी में पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, टैक्सेशन रेवेन्यू बहुत कम है, तो ओवरऑल आपकी तो इकोनॉमी बर्बाद होगी। जब ये सारी चीज़ें
एनालिसिस किया हमारे कंट्री के गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने देखा अगर हमने स्टेप नहीं उठाया तब तो हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने अप्रोच किया किसको? वर्ल्ड बैंक को और IMF को। पहले जो वर्ल्ड बैंक का नाम था, ये भी पेपर में आ जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं IBRD। I stands for international, B stands for bank, R stands for reconstruction and D stands for development। क्या मतलब हुआ? ये वो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है जो कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या उनके डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंस करती है। यही मतलब हुआ ना इसका, रिकंस्ट्रक्ट मतलब दोबारा उसको अच्छा बनाने के लिए और ग्रोथ करने के लिए फाइनेंस करती है IBRD, जिसका नेम चेंज हो गया वर्ल्ड बैंक। आज हम इसको कौन से बैंक से जानते हैं? वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात? तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक, हाँ, IBRD मीन्स इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल मतलब पूरे ओवरऑल वर्ल्ड का ये बैंक है, और ये बैंक किस लिए आपको लोन देती है? फॉर रिकंस्ट्रक्शन, अपने कंट्री के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो IBRD को हम किस नाम से जानते हैं? वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मनी मतलब मुद्रा, और फंड मतलब कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1944 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। समझ में आ रही बात? ठीक है, IMF नहीं, IMF को IMF भी कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंडिया ने इन दो इंटरनेशनल बैंक से जो है अप्रोच किया कि भैया मुझे अपने कंट्री को डेवलप करना है, अपनी कंट्री को ग्रोथ करना है, तो मुझे लोन दीजिए। पहले तो इन लोगों ने मना कर दिया, भाई हम लोन नहीं दे पाएंगे। एक चीज़ याद रखना, बैंक उसी को लोन देती है जो रीपेमेंट करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, गरीब लोगों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, 50,000 के लिए इतने डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। अब वही अगर करोड़पति होगा ना तो बिना डॉक्यूमेंट के लोन दे देते हैं, क्योंकि पता है कि भाई इससे रिकवर हो जाएगा, ये बंदा नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्या वर्ल्ड बैंक सिचुएशंस तो देखेगी ना, आपकी कंट्री की पॉलिसी देखेगी, कैसी पॉलिसी है। आप जो लोन ले रहे हैं, तो जो आपकी करंट पॉलिसी, क्या उस पॉलिसी, मैं जो लोन दूंगा, क्या आपकी पॉलिसी से आपकी कंट्री और नीचे अगर जाएगी तो मैं क्यों लोन दूंगा आपसे? तो अगर इंडिया अभी मांगे तो उसे मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, हम लेता ही है हर एवरी ईयर, है ना। अब सुनिए मेरी बात, तो यहाँ पर क्या था कि इन लोगों ने अप्रोच किया, इंडिया ने इन लोगों से, तो इन्होंने मना कर दिया। बट बाद में बहुत अप्रोच करने के बाद बोला कि ठीक है मैं लोन दे दूंगा, लेकिन हमारी कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब कौन कौन से कंडीशंस थे? कंडीशन ये थे कि आपने जो इतने सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपका एंटरप्राइजेज है, पहले तो उसको आप गवर्नमेंट सेक्टर के रोल को कम कीजिए, मतलब प्राइवेटाइजेशन कीजिए इसको। क्यों? रीज़न इज़ डैट, ये मैं पढ़ाऊँगा प्राइवेटाइजेशन में। गवर्नमेंट, ये माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर अच्छे एफिशिएंसी से काम करता है, और ऑब्वियसली हम देखते भी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ही ले लो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का। इंफ्रा कितना भी अच्छा कर दे हमारे केजरीवाल, ये सुन भी रहे होंगे, ठीक है, सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अंदर का जो हाल है एजुकेशनल जो है वो वही है। ठीक है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। टीचिंग फैसिलिटीज़ में, टीचिंग जो एक्सटर्नल फैसिलिटीज़ है उसमें इम्प्रूवमेंट है, बट टीचिंग क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये बात पहुंचनी चाहिए हमारे केजरीवाल साहब के पास। ठीक है, दूसरी बात ये है, तो हाँ, तो यहाँ सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो एक चीज़ ये हो गया, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला, इधर ध्यान दो, दूसरा उन्होंने बोला, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हम आपको लोन तो दे देंगे, बट आपको रोल क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट सेक्टर्स के रोल को रिड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा, जो भी आपने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं प्राइवेट सेक्टर के इंट्रोडक्शन पर, उस रेस्ट्रिक्शंस को कम कीजिए या ख़त्म कीजिए। ठीक है,
रेस्ट्रिक्शंस दो तरह के थे, प्रतिबंध दो तरह के थे। एक डोमेस्टिक प्रतिबंध था जो कि लाइसेंसिंग पॉलिसी था, और एक इंटरनेशनल था जो कि कोटा था। समझ में आ रही बात? ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इन सब चीज़ों पे जोर दिया। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तभी हम आपको लोन दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। इंडिया ने इनके कंडीशंस को एक्सेप्ट किया, इनकी शर्तों को माना, और जो वर्ल्ड बैंक और IMF ने है, दोनों ने मिलकर $7 बिलियन का लोन दिया था इंडिया को उस समय। आ रही बात समझ में? जब इंडिया के पास वो पैसे आया तब उन्होंने धीरे धीरे चीज़ें चेंज की। जब उनकी शर्तों को माना तो उनकी शर्तों के कारण ही हमारे इकोनॉमिक में आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन को कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को कहते हैं निजीकरण। समझ में आ रही बात? और ग्लोबलाइजेशन, इसको कहते हैं वैश्वीकरण। अब देखो, ये तीनों उनके कंडीशन से ही जुड़ा हुआ है। पहले उन्होंने कहा कि भाई अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स के रोल को कम करो। ठीक है, तो वो आपका किस में आ गया? प्राइवेटाइजेशन में, मतलब प्राइवेट सेक्टर में उसको ले जाओ। दूसरा उन्होंने बोला कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उनको ख़त्म कीजिए, तो वो किस में आ गया? लिबरलाइजेशन में। और तीसरा बोला जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है, ट्रेड मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे जो प्रतिबंध है उसको ख़त्म कीजिए, वो किस पे आ गया? ग्लोबलाइजेशन पर। ठीक है, यस, वो कोटा से रिलेट करता है। तब हमारे इकोनॉमी में ये तीन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई। अभी तक मैंने आपको बताया कि व्हाट वर द रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। ये बात समझ में आ रहा है? आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान ने 3 साल पहले ही इंट्रोड्यूस कर लिया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1988 में। ठीक है, और चाइना ने 13 साल पहले 1978 में, समझ में आ रही बात? 1978 में चाइना ने इंट्रोड्यूस कर लिया था। ये जो हमारे नेबर कंट्रीज है, 1988 में पाकिस्तान, 1978 में चाइना, और 1991 में आपका कौन इंट्रोड्यूस किया? इंडिया। इसके पहले इंडिया का ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो था, इसके बाद दोनों कंट्री को पछाड़ दिया और इंडिया का ग्रोथ रेट GDP इंक्रीज हो गया था। अरे वो हम पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर जो है नेबर कंट्रीज कंपैरेटिव डेवलपमेंट, वो इसमें डिस्कस करेंगे। अब 1 बाय 1 करके हम समझेंगे कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। 3 स्टेप है इस चैप्टर में, यही 3 चीज़ें पढ़ना है। LPG, सिलेंडर नहीं, ठीक है, पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, लिबरलाइजेशन को समझते हैं, जिसको हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड है, ये शब्द है उदारीकरण। उदार होना, उदार मतलब किसी पे दया आना, उदार का मतलब यही होता है। ठीक है, उदार मतलब उधार देना होता है। उधार नहीं बोल रहा हूँ, उदार बोल रहा हूँ, उदारीकरण। तो मतलब सरकार ने उदारी, लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि उन पे मतलब उनके चीज़ों को ईजी कर दिया, रिलैक्स मोड में कर दिया। अब लिबरलाइजेशन में 5 सेक्टर में रिफॉर्म्स आया था। मतलब लिबरलाइजेशन को जब इंट्रोड्यूस किया तो हमारे कंट्री के 5 सेक्टर्स में ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, जिसमें से पहला आपका था इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ऑब्वियसली होना ही होना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार। और दूसरा था आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार। तीसरा था आपका टैक्स रिफॉर्म्स। ठीक है, कर सुधार। ठीक है, यस। और फोर्थ आपका फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। ठीक है, विदेशी करेंसी में सुधार।
और पांचवा था आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है, ये 5 सेक्टर्स हैं जिसमें रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। लिबरल, इस तीनों टॉपिक में सबसे जो लेंदी टॉपिक है वो लिबरलाइजेशन ही है। प्राइवेटाइजेशन सिर्फ 15 मिनट का टॉपिक है और ग्लोबलाइजेशन थोड़ा उससे बड़ा है, लेकिन मेन आपका क्या है, लिबरलाइजेशन है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, अब लिबरलाइजेशन में ये जो फर्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इसके बारे में समझते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्या क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में सबसे फर्स्ट था एबोलिशन और रिडक्शन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम। उन्होंने क्या किया था, 5 इंडस्ट्री को छोड़ करके सब पर उन्होंने लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया। अब इन 5 इंडस्ट्रीज़ को इसलिए रखा क्योंकि ये सेंसिटिव नेचर का होता है। इसको अगर रॉन्ग यूज करेंगे इन इंडस्ट्रीज़ को तो हमारे कंट्री पे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए इनको फ्री नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उस 5 इंडस्ट्री में आपका क्या क्या था, फर्स्ट अल्कोहल था आपका, ठीक है, उसके बाद टोबैको था, ठीक है, थर्ड आपका था एटॉमिक एनर्जी, फोर्थ था आपका डिफेंस इक्विपमेंट और फिफ्थ था डेंजरस केमिकल। ठीक है, इन 5 को छोड़कर उन्होंने क्या किया था, सब पे लाइसेंसिंग लगा दिया था। समझ में आ रही बात? तो लाइसेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं, सॉरी 5 को छोड़कर सब पे लाइसेंसिंग फ्री कर दिया था। लाइसेंसिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट क्लियर टू ऑल? पहला ये था। दूसरा जो रिफॉर्म्स था, सेकंड वाला, वो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सेकंड था आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, रिडक्शन इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थे, इसके रोल को, इसके कंपनीज को उन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और याद कीजिए, सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि IPR 1956 में कि वहाँ पर रिड्यूस करके 17 किया था। 17 इंडस्ट्री, शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C पढ़ाया था, और 17 से रिड्यूस करके 8 कर दिया, और 8 से रिड्यूस करके अब कितना कर दिया है, 3। ठीक है, अब हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर में है वो कितने हैं, 3 इंडस्ट्रीज हैं। अब वो 3 इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं आपके, एक तो आपका रेलवे है, ठीक है, रेलवे है आपका, दूसरा आपका डिफेंस इक्विपमेंट है, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट, और तीसरा है आपका एटॉमिक एनर्जी। आ रही बात समझ में? तो ये 3 आपके क्या है, पब्लिक सेक्टर में, अब बाकी सारे के सारे क्या है, प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद थर्ड जो आपका है, थर्ड जो है, याद कीजिए मैंने सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ाया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, कि गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे उद्योग, बोलो दोनों अलग कैसे? कौन दोनों? 1 वाले 5 और वो 5 अलग नहीं है, इस पे ये पब्लिक सेक्टर में आता है, और ये आपका जो है क्या कह रहा है, वो लाइसेंसिंग, इस पे लाइसेंसिंग है, अब बाकी हटा दिया है। अच्छा, इन सब पे अभी भी लाइसेंस? हाँ, और ये आपका पब्लिक सेक्टर में आता है। अच्छा, ये 3 पब्लिक, हाँ जी, मतलब ये वो हैं जो प्राइवेट नहीं हुए। ठीक है, यस, क्लियर है। अब क्या है, क्या बोल रहा था, हाँ, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, किसको कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स अप टू 1 CR है इन रिसेंट डेज, एंड दैट टाइम अकॉर्डिंग टू 1950 वहाँ पर कितना था, 5 लाख रुपीज़ था। ठीक है, उसको कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो उस समय गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया। बोला भैया एक काम करो, तुम लोग
प्रोड्यूस करो इसको, तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर मैं खड़ा नहीं होने दूंगा जो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि छोटे उद्योग बड़े कॉम्पिटिटर से वैसे भी कॉम्पीट नहीं कर पाते। आ रही बात समझ में। अब आज देखो आपको बड़े बड़े सुपर मार्केट में भी कैंडल मिलता है, आपको माचिस मिलता है वहाँ पर, ठीक है, चावल दाल एवरीथिंग सब कुछ मिलता है वहाँ पर, सुई से लेकर के एवरीथिंग, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, दूसरा कोई नहीं करता था। लेकिन जब हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन का, जब हम बात करते हैं इक्वलाइजेशन का, तो उसने इक्वालिटी को करने के लिए सब रिजर्वेशन हटा दिया, क्योंकि उनको इंडस्ट्री को ग्रोथ करना था। समझ में आ रही बात। तो उन्होंने क्या कर दिया, डी रिजर्व कर दिया, ठीक है, डी रिजर्वेशन ऑफ SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या कर दिया, डी रिजर्व कर दिया। मतलब अब इस पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। मतलब अब कोई प्रोडक्ट अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है तो बिग इंडस्ट्री भी प्रोड्यूस करेगा। इसी कॉन्सेप्ट से हमारे जो एसेंशियल प्रोडक्ट में जो नए नए सुपर मार्केट आ गए थे, बिग बाज़ार एंड है भी अभी। बिग बाज़ार को तो चलो रिलायंस ने परचेज कर दिया, तो विच इज़ नोन एज रिलायंस मार्ट, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सुपर मार्केट आया क्योंकि इन्होंने डी रिजर्व कर दिया। समझ में आ रही बात। और फोर्थ आपका था, ठीक है, फोर्थ था आपका MRTP एक्ट, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। आ रही बात में। ये MRTP एक्ट क्या है, पहले क्या होता था, जब दो फर्म है, मान लीजिए कंपनी A है और कंपनी B है, अब दोनों कंपनी A और B मिलना चाहती है, अब मिल करके एक साथ प्रोडक्शन करना चाहती है, इसको कहते हैं अमलगमेशन अकाउंटिंग लैंग्वेज में, ठीक है। या मर्ज होना चाहती है, उसको अमलगमेशन दो तरह का होता है, वो आप कभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे, इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर। जब जैसे वोडाफोन ने परचेज कर लिया आइडिया को, है ना, अब वोडाफोन आइडिया के नाम से जाना, मतलब आइडिया को वोडाफोन ने परचेज, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब वोडाफोन आइडिया दोनों मिल के करता तो उसको कहते थे मर्जर। समझ में आ रही बात। तो ये सारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये सब पहले होता था ना, तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है, कि भाई मुझे अलग होना है या मुझे साथ जाना है। अब आपको कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कोई कंपनी अमलगमेट हो रही है, कोई कंपनी जो है डीमर्ज हो रही है, तो इसके लिए गवर्नमेंट की कोई परमिशन नहीं है। जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर है विच इज़ गिवन बाय द ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो चीज़ें फॉलो होगी। बाकी गवर्नमेंट से कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब हाँ, यही इसमें लिखना है MRTP एक्ट। वैसे बताऊँ ये इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। TP एक्ट, ठीक है। आज इसको किस नाम से जानते हैं, कंपटीशन एक्ट के नाम से, प्रतियोगिता अधिनियम, ठीक है। MRTP के एक्ट का क्या नाम है, प्रतियोगिता अधिनियम। तो ये 4 रिफॉर्म्स आया था आपका किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। समझ में आ गया, ठीक है। नोट्स आपको मैंने ग्रुप पे भेज दिया है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ये आपको समझा दिया है। नोट्स को कॉपी में लिखना है या नोट्स का प्रिंट आउट करा लो, अब प्रिंट आउट करा करके अपने पास रखो। पहले पब्लिक सेक्टर में 17 इंडस्ट्री था, जो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में, उसको 17 से गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया 8, और 8 से अब रिड्यूस कितना कर दिया, 3। हाँ, रेलवे, डिफेंस एंड एटॉमिक एनर्जी, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर्स है। अब धीरे धीरे ये सब भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब डिफेंस भी हम जो है फॉरेन सेक्टर से परचेज करते हैं, तो वो तो फॉरेन है ना, इंडिया में तो नहीं है, ठीक है। हाँ, रेलवे भी अभी तो गवर्नमेंट में ही है। बात हो रही है प्राइवेटाइजेशन की, एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन क्यों करती है गवर्नमेंट, पता है? गवर्नमेंट जो है ना, जो आपको गवर्नमेंट जो जॉब दिया जाता है वो पूरे पॉपुलेशन का 2% दिया जाता है, ठीक है। पूरे जो कंट्री का पॉपुलेशन होगा उस पूरे कंट्री के पॉपुलेशन का 2% गवर्नमेंट जॉब मिलता है, और इंडिया का ऑलरेडी 2.2% हो चुका है। यस, इसीलिए गवर्नमेंट क्या, ये जो आर्मी में 4 साल का निकाला,
ठीक है, क्योंकि इतना पॉपुलेशन है, इतना डिमांड है गवर्नमेंट जॉब का, लेकिन सप्लाई इतना नहीं है। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को हटा रहे हैं, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। भाई ले, अब कोई गवर्नमेंट में नहीं रहेगा, ना मारा मारी होगी, ठीक है। बट इसके फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। प्राइवेटाइजेशन तब अच्छा होता है जब लोगों की सिचुएशन अच्छी हो, आपका कंट्री डेवलप्ड हो। अब जिस कंट्री में बेरोज़गारी है, जिस कंट्री में गरीबी है, वहाँ निजीकरण जो है सही नहीं है। अब हम गरीब लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे बच्चे कैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे? अरे बात समझ में। चलो, थैंक यू।